कक्षा 9वीं क्लास त्रैमासिक परीक्षा 2022, त्रैमासिक परीक्षा 2022 एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, कक्षा 9वीं क्लास विज्ञान विषय का असली पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। और आज की इस क्लास में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, रियल पेपर है मेरे पास, आप देख सकते हो। जो असली पेपर रखा है मेरे पास, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो 9वीं क्लास का, ठीक है। 100% असली पेपर है, ये देख सकते हो। लेकिन ये पेपर मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं, जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले अध्याय 9 से कौन से प्रश्न आएंगे, ठीक है। अध्याय 9 से कौन से प्रश्न आएंगे? अध्याय 9 का नाम है बल तथा गति के नियम। अध्याय 9 से कौन से प्रश्न आने वाले, यहाँ पर आप समझोगे बल तथा गति के नियम वाला पाठ। ये वाला पाठ आपका त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। इसका प्रश्न है जड़त्व किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है ना। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व, ठीक है, समझ लोगे आप लोग। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व का मतलब होता है जड़ा हुआ, मतलब कि ये वस्तु जो है वो स्थिर है, ये जड़ गई, ये स्थिर है ना। अब एकदम से अगर मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने क्या करा, एक कांच का मैंने गिलास लिया, उसके ऊपर मैंने ताश का पत्ता रखा, उसके ऊपर मैंने 5 का सिक्का रखा, ठीक है। जो 5 का सिक्का है वो स्थिर है, वो स्थिर अवस्था में है। मैंने एकदम से कार्ड को सरकाया, तो कार्ड के साथ में सिक्के को भी आगे बढ़ना था, लेकिन सिक्का आगे बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। सिक्का कहाँ चल जाता है? गिलास के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो सिक्का जो है विराम अवस्था में है। और एकदम से जब कार्ड गति करता है तो वो गति अवस्था का विरोध करता है ना। तो वस्तुओं का वह गुण जो गति अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या बोला मैंने? वस्तुओं का वह गुण जो गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वो बोलता है वस्तु स्थिर है, मैं स्थिर हूँ ना, तो मुझे स्थिर रहने दो, या मैं गति कर रहा हूँ तो गतिज करने दो, है ना। परिवर्तन मत करो। स्थिर हूँ मैं, सिक्का स्थिर है, वो स्थिर ही रहना चाह रहा है, और जो वस्तु गति कर रही है वो गतिज करते रहना चाह रही है। इसी कारण तो है अपन घोड़े में अपन गति कर रहा है और एकदम से घोड़े ने ब्रेक लगाया तो अपन आगे की ओर फेंका जाते हैं, क्योंकि अपनी अवस्था कौन सी गति वाली है। तो क्या बोला मैंने, प्रश्न आएगा पेपर में, जड़त्व किसे कहते हैं? क्या बोलोगे? वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न, बल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है बल। बल को अंग्रेजी में फोर्स भी बोलते हैं, और इसको हम एफ से प्रकट करते हैं। बल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन लिखते जाओगे, आंसर तुम लोग के पास लिखे गाइड में मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बस नोट करना और समझते जाना है बारीकी से। बल किसे कहते हैं? बल वह बाहरी कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे कि ये पिंड है, ये पिंड है, कोई वस्तु है, यह भी विराम अवस्था में, ठीक है। मैंने इसमें बल लगाया तो ये गति कर गई गति। तो बल जो होता है, बल मतलब ताकत, वह बाहरी कारक होता है। ये किताब विराम अवस्था में, मैंने इसमें बल लगाया, गति करने लगी। तो बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी पिंड की गति अवस्था में अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करता है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अपन ने पकड़ के रोक दिए, बल लगाए, परिवर्तन हो गया। या कोई वस्तु स्थिर है, अपन ने उसको धक्का मार दिए, वो वस्तु चलने लग गई, ठीक है ना। तो बल किसे कहते हैं? बल वह बाहरी कारक है, मतलब बाहर से किसी वस्तु पर लगाया गया वह कारक है जो उसकी गति अवस्था में अथवा विराम अवस्था में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। फिर से क्या बोला मैंने? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न लिखो, संतुलित बल किसे कहते हैं? मोस्ट आईएमपी 2019 के पेपर में आ चुका है। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल का मतलब समझना, मैं बीच में खड़ा हूं, ठीक है। एक इंसान मेरे को इधर से खींच रहा है और एक इंसान मेरे को इधर से खींच रहा है, लेकिन जितनी ताकत इधर वाला बंदा मेरे को खींचने में लगा रहा है उतनी ताकत इधर वाला बंदा मेरे को खींचने में लगा रहा है। अगर दोनों की ताकत बराबर रहे तो मैं कहीं पर जाऊंगा क्या? ना तो मैं इधर जाऊंगा और ना ही मैं इधर जाऊंगा।
तो संतुलन बोलेंगे इसको हम। संतुलित बल वह बल होता है जिसे अगर किसी वस्तु में लगाए तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मार्कर है, एक इंसान इसको इधर से खींच रहा है, एक इंसान इसको इधर से खींच रहा है। अगर इधर वाला इंसान भी 10 न्यूटन बल लगा रहा है और इधर वाला इंसान भी 10 न्यूटन बल लगा रहा है, तो ये तो ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। तो इस पर कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। संतुलित बल किसको बोलेंगे हम? वह बल, फिर से वह बल, ऐसा सुन लो कि यहीं पर याद हो जाए, वह बल जो किसी वस्तु में लगाने पर, ऐसा बल जो किसी वस्तु में लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की गति में परिवर्तन, क्योंकि जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से भी लग रहा है। ये तो ना इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा। वैसा बल जो किसी वस्तु में लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अगला प्रश्न है असंतुलित बल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है असंतुलित बल किसे कहते हैं? तो उसी का उल्टा बोल देंगे हम असंतुलित बल को। क्वेश्चन बस लिखते जाओगे, है ना, बाकी आंसर समझना बस है। असंतुलित बल किसे कहेंगे? ऐसा बल जो किसी वस्तु में लगा दे हम तो वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है। असंतुलित बल मतलब इधर वाले लगा दिया 20 न्यूटन, इधर वाले लगाया 5 न्यूटन, तो वस्तु कहाँ जाएगी? इस ओर खिंच जाएगी, क्योंकि इधर बल कैसा लगा है? अधिक लगा है। तो वह बल जो किसी वस्तु में लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आना ही आना है और 100% संभावना की पेपर में आएगा। क्वेश्चन लिखोगे आप, न्यूटन के, ये अब भी पूछूंगा और मैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए, अथवा जड़त्व का नियम लिखिए। जड़त्व का नियम लिखो। मैं कौन सी गाइड से पढ़ाता हूँ? शिवलाल वाली गाइड से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। जड़त्व का नियम लिखो, अथवा गैलीलियो के जड़त्व का नियम लिखो, नियम लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार आ चुका है और हर साल आता ही आता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को लिखिए, अथवा जड़त्व का नियम लिखिए, अथवा गैलीलियो के जड़त्व का नियम लिखिए। अब समझना क्या होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ये वस्तु स्थिर है स्थिर, तो ये स्थिर ही रहेगी, ठीक है। या कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये वस्तु स्थिर है, जो स्थिर ही रहेगी जब तक कि इस पर मैं बाहरी बल ना लगाऊं। इस पर मैंने बाहरी बल लगाया, ये क्या करने लग गई? गति करने लग गई, है ना। कोई वस्तु गतिमान है, ये चल रही वस्तु गति कर रही है, ये जिंदगी भर के लिए गति ही करते रहेगी जब तक कि इसको मैं पकड़ बल लगा कर इसको मैं ना रोक दूं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। फिर से न्यूटन, इसको बोल लेंगे गैलीलियो के जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये होगा गति का प्रथम नियम, बन जाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। क्वेश्चन लिखो, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए।
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए, अथवा बस न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, बारीकी समझोगे इसको, एक बार में याद हो जाना चाहिए। समझ लोगे अब याद हो जाएगा, नहीं समझोगे तो बिल्कुल याद नहीं होने वाला। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखो, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब वजन, और त्वरण किसको बोलते हैं? अगर ये गति करने लग जाए तो जिस वेग से ये घूमेगा, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अध्याय 8 में पढ़े होंगे, पेपर में आता क्वेश्चन, ये भी आईएमपी, त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ये वस्तु का वजन हो गया, और ये वस्तु गति कर रहे, इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। अगर द्रव्यमान और त्वरण का अगर हम गुणनफल कर दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? अच्छे समझना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, मैं बता रहा हूं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया नियम। ठीक है, ये हो गया न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्यों बन जाएगा? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न लिखो, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आया समझ में? प्रत्येक, वो झापड़ मारने वाला एग्जाम्पल, तुमने किसी को एक झापड़ मारे, तुमने क्रिया कर दिए, बदले में उसने एक झापड़ मार दिया, उनने क्या कर दिया? प्रतिक्रिया कर दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, आया समझ में? बनेगा नहीं बनेगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब तुम बोलते सर इसने हमको मारा, तुमने कोई ना कोई क्रिया करे होंगे, तभी तुमको क्या मिली? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने दबाया, क्रिया करा, तो बदले में स्प्रिंग मुझे कहाँ फेंकेगी? बाहर करेगी ना। आज समझ में? गाड़ी की अपने नीचे मारे, वो किक कहाँ फेंकती है? ऊपर फेंकती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम बोलता है। मैंने गेंद लिया, गेंद को अच्छी भरताकत मैंने दीवार पर मारा, गेंद प्रतिक्रिया करेगी और लौट करके वापस किसके पास आएगी? मेरे पास आएगी। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तुमने क्रिया कर रहे, तुमने खूब पढ़े, प्रतिक्रिया क्या आई? तुम क्लास में फर्स्ट आ गए। तुमने क्रिया ही नहीं कर रहे, तुमने पढ़ाई नहीं कर रहे, तो प्रतिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि नियम है ये, ब्रह्मांड का नियम है ये, और सर्व विदित नियम है। जो इंसान क्रिया करेगा प्रतिक्रिया उसी को मिलेगी। आ रहा है समझ में? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, संवेग किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, संवेग किसे कहते हैं? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, समझोगे संवेग किसे कहते हैं?
किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका 5 किलो वजन है और वो किसी वेग से गति कर रही है, गतिमान है, उसको हम क्या बोलेंगे? संवेग बोलेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अबे गमार बेल बाहर निकल जा साले, समझाना बात नहीं कर रहा है तो बेल रहेगा पूरा, बाहर चल जाओ ना बे साले, तुम क्यों पगड़े लगाते हो यहाँ पे? चुपचाप शांत बैठो, तो बाहर चल जाओ, ठीक है? शांत बिल्कुल। क्या बोला मैंने? संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एक बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और नीचे सूत्र लिख दोगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। फिर से क्या बोला मैंने? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बस। अगला क्वेश्चन लिखो, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखोगे, संवेग संरक्षण का नियम लिखो। संवेग संरक्षण का नियम लिखो। देखो, एक वस्तु है, उसका 5 किलो वजन है। एक वस्तु है, इस वस्तु का 5 किलो क्या है? वजन है। और ये एक वेग से, ये एक स्पीड से गति कर रही है, तो इसका संवेग जितने का उतना ही रहेगा, क्योंकि वजन भी इसका उतना ही है और उसकी स्पीड भी उतना ही है। तो संवेग संरक्षित है ना। अगर मैं इस पर बल लगा दूं, जब मैंने रड से बल लगा दिया, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यही होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, मतलब जितने का उतना रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। फिर से क्या बोला मैंने? किसी वस्तु का, किसका? किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यही हो गया आपका संवेग संरक्षण का नियम। पगला ही नहीं, ठीक है? किसी वस्तु का संवेग जितने का उतना रहेगा। पगला ही मत करो बे, ठीक है? किसी वस्तु का संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, जितने का उतना रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन लिखो, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? आईएमपी है जे, दिखने में सरल लग रहा है। क्वेश्चन लिखो, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? ये है बस की छत, देखो अच्छे देख लो जी। ये है बस की छत, ये बस की क्या है? और उसके ऊपर मैंने रख दिया है सामान, रख दिया सामान। अगर मैंने इसको बांधा नहीं, देखो मैं सामान को हाथ में लगा रहा हूँ, सामान को मैं हाथ लगा रहा हूँ क्या? लगा रहा हूँ क्या? सामान को हाथ लगाया मैंने? मैं सिर्फ बस को, मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं बस चला रहा हूँ, ये बस चलाया मैंने, तो सामान कहाँ गया? नीचे गिर गया।
भैया मैंने तो सामान को हाथ में नहीं लगाया। तो इसीलिए इसको बांधा जाता है ताकि सामान नीचे ना गिरे। अब पेपर में क्या लिख के आओ कल समझ लेना। बस की सुनना, बस की छत के ऊपर रखा सामान इस विराम अवस्था में होता है विराम अवस्था में। फिर से क्या लिखोगे पेपर में, बस की छत पर रखा हुआ सामान, ये सामान विराम अवस्था में होता है। और जब बस एकाएक चल देती है, हल्ला नहीं, जब बस एकाएक चल देती है तो बस पर रखा हुआ सामान जड़त्व के कारण गति अवस्था का विरोध करता है। बस तो गति कर रही है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि गति का मैं विरोध करूंगा, मुझे गति नहीं करना, मुझे यहीं रहना है। किंतु ये जड़त्व के कारण गति का क्या करता है, विरोध करता है, और सामान नीचे गिर जाता है। इसीलिए बस का सामान ताकि नीचे ना गिरे, इसलिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। ये लिख के आना है पेपर में, आ जाओगे लिख के? ठीक। अगला क्वेश्चन, आईएमपी लगा लो। जब किसी छड़ी से दरी को पीटा जाता है, जब किसी छड़ी से दरी को पीटा जाता है, जब किसी छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, क्यों? तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं क्यों? ये है दरी, ये क्या है? इसमें केक लगा हुआ है, ठीक है, ये दरी है, ठीक है। इधर देखो, ये दरी है, ये क्या है? और ये धूल का कण चंगुलाल है, ये धूल का कण, इसका नाम क्या है? चंगुलाल। और ये छड़ी है। जब इस दरी को मैं इस छड़ी से पीटूंगा, अभी ये चंगुलाल जो धूल का कण है ये भी अभी विराम अवस्था में है, और दरी भी कौन सी अवस्था में है? लेकिन जैसे ही मैंने इस छड़ी से इस दरी को पीटा तो दरी कौन सी अवस्था में आ गई? गति अवस्था में आ गई। लेकिन धूल का कण बोलेगा नहीं, मेरे को आराम करना है, मेरे को स्थिर रहना है। ये गति का विरोध करेगा। ये किसके विरोध करेगा? गति का विरोध करेगा। अब इसने गति का विरोध करा तो वो वहीं का वहीं रहा और जे आगे बढ़ गई, इसलिए धूल के कण क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। अब पेपर में क्या लिखोगे आप? पेपर में लिखोगे किसी दरी को छड़ी से पीटने पर, ठीक है ना, छड़ी से पीटने पर धूल के कण, किसके कण? विराम अवस्था से गति अवस्था का विरोध करते हैं। अभी विराम है ना, वो विराम अवस्था से गति अवस्था का विरोध करते हैं, है ना, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। इतना लिख देना, 2 नंबर मिल गए। इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आईएमपी लगाओ, 2019 के पेपर में आया है। आईएमपी लगाओ, 2019 के पेपर में आया है। यदि क्रिया सदैव, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है, प्रतिक्रिया के बराबर होती है, 2019 के पेपर में आए हैं। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है? लिखो, यदि क्रिया सदैव, हंस क्यों रहे, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है? अब देखो, इसको लिखोगे कैसे पेपर में, अच्छे समझना। ऐसे लिखना है
न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है। हमने क्रिया करे, स्प्रिंग को दबाए, बदले में स्प्रिंग ने भी क्या करी, प्रतिक्रिया करी, हमको उसने ऊपर फेंकी। तो उसी प्रकार जो घोड़ा होता है वो जमीन पर ताकत लगाता है आगे बढ़ने के लिए, वो क्रिया कहाँ पर करता है, जमीन पर करता है, और बदले में जमीन प्रतिक्रिया करती है और घोड़ा आगे बढ़ने लग जाता है। अतः घोड़ा गाड़ी खींच पाता है। इतना लिख दी, मिल गया नंबर। क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। घोड़ा जमीन पर ताकत लगा क्रिया करता है और बदले में जमीन प्रतिक्रिया देती है और घोड़ा आगे बढ़ने लग जाता है। अतः घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो पहले, पिछले साल की त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, लिखो प्रश्न, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब विराम अवस्था से, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों? लिख लिए? देखो बारीकी समझोगे। हम बैठे किसके अंदर? बस के अंदर। किसके अंदर बैठे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे बाजू वाली का अच्छा, दीक्षा विश्वकर्मा। अच्छा ठीक है। देखो इधर देखना, तुम कहाँ बैठे हो? बस के अंदर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? बस के अंदर बैठे। हल्ला नहीं। अबे ओए, फिर पगलाई। तुम बस के अंदर बैठे हो। अब हम बस के अंदर बैठे हैं, समझना। देखो मैं बैठा हूँ बस के अंदर और आराम से बैठा हूँ मैं, ठीक है, बैठा हूँ इधर। बस देखो तुम ऊपर, ठीक है, बस में बैठा हूँ मैं, है ना, ठीक है। अब वो लोग तो इतने देख रहे हैं ना, उनको क्या पता खड़ा हूँ बैठा हूँ मैं, है ना। बस बैठा हूँ बस में मैं। अब जैसे हम बस में बैठते हैं और एकदम से जैसी बस आगे होती है तो भन्न से हम पीछे जाते हैं, हो जाते हैं। हो जाते पीछे, हो जाते हैं, ठीक। और जैसी बस चल रही है, अब हम भी चल रहा है, धड़ 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 धड़, हम भी चल रहे हैं ना, बस के साथ साथ चल रहा है। अच्छी चल रही है बस, है ना, चल रही है, चल रहे अपन। और जैसी बस ने ब्रेक मारी तो भग से अपन आगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न पेपर में आ चुका है पिछले साल। इसका उत्तर देखोगे, अच्छे समझना, एक बार मैं समझाऊंगा, मैं दोबारा नहीं। जब बस विराम अवस्था में होती है, मतलब रुकी हुई होती है, जब बस विराम अवस्था में होती है तो हमारे शरीर का निचला भाग भी विराम अवस्था में होता है और शरीर के कमर का ऊपरी हिस्सा भी क्या होता है? विराम अवस्था में होता है। और जब बस एकाएक चल देती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा जो कि बस से जुड़ा हुआ रहता है, वो तो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है
वो कौन सी अवस्था में? अभी विराम अवस्था में। वो गति अवस्था में आने का विरोध करता है। वो बोलता है कि तू चल जा पैर, है ना, मैं नहीं आता तेरे साथ में। वो विरोध कर रहा है, तो वो वहीं रुका रहता है और निचला हिस्सा बस के साथ आगे बढ़ जाता है। तो हम पीछे की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। ये किस कारण से होता है? जड़त्व के कारण। और जब बस चल रही है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा भी गति अवस्था में होता है और शरीर का ऊपरी हिस्सा भी गति अवस्था में होता है। और जब गति अवस्था से कंडक्टर ब्रेक मारता है और एकाएक बस रुक जाती है, तो बस के रुकने से क्या होता है? जब एकाएक बस रुक जाती है तो बस के रुकने से क्या होता है? बस तो विराम अवस्था में आ गई और शरीर का निचला भाग भी विराम अवस्था में, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग विराम अवस्था में आने का विरोध करता है और फलस्वरूप हम गति, और वो आगे गति कर जाता है और हम आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। किस कारण से? जड़त्व के कारण से। बनेगा नहीं बनेगा? अगला प्रश्न, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों? लिखो, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों? ठीक है, अब मैं क्रिकेटर हूं, मैं हूं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब मैं सचिन तेंदुलकर, देखो मैं खड़ा हूं बॉर्डर पे। अब जैसी गेंद आ रही है, जीआई गेंद, जो मेरे दोनों हाथ हैं, मान लो दोनों हाथ हैं, एक ही दिख रहा है लेकिन दोनों मान लो, ठीक है। जैसी गेंद आएगी, अगर मैंने हाथ पीछे नहीं खींचा तो गेंद हाथ में टप्पा खाएगी और उचक के दूर भग जाएगी ना। आई, टपटपाई और दूर भग गई, दूर भग जाएगी। लेकिन क्रिकेटर क्या करता है? जैसे से गेंद आई तो ऐसा लिया उसने और हल्का सा ये ऐसा खींच लिया पीछे। तो क्यों खींचता समझना अच्छे से। पेपर में प्रश्न आया था पिछले साल, वही प्रश्न करा रहा हूं जो पेपर में आने वाले हैं। कौन से वाले हैं? आने वाले हैं, ठीक है। देखो, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय, क्या बोला मैंने? क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि गेंद के पूरी तरह स्थिर होने का, मतलब रुकने का समय अंतराल बढ़ जाए। अगर हम हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो समय अंतराल कम रहेगा और गेंद उचक के भाग सकती है। लेकिन हम हाथ पीछे खींचेंगे तो गेंद को रोकने का समय हम बढ़ा लेंगे, है ना कि नहीं? समय अंतराल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और गेंद के द्वारा हमारी हथेलियों पर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब गेंद का बल हमारी हथेली पर नहीं लगेगा तो हमारे हाथ पर चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इसलिए क्रिकेटर क्या करता है? बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ना? पीछे बनेगा इधर। अगला क्वेश्चन, अध्याय बस खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन और। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के लाभ और हानियां समझाइए। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के लाभ और हानियां समझाइए और कम करने के उपाय। देखो, अब घर्षण क्या होता है? घर्षण खुरदुरी सतह पर जो सतह होती, जमीन जो होती है, जो जमीन होती है,
जो क्या होती है, जमीन। हमको दिखती है कि जमीन बिल्कुल सीधी सपाट चिकनी है, लेकिन जमीन चिकनी नहीं होती है। जमीन चिकनी, जब इसको जूम करके देखोगे जमीन को, तो जूम करने पर ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, होती है। और हम अपना पाँव इस पर जमा लेते हैं, तो हमारे पाँव के जो तलवे होते हैं वो उसमें भी इस प्रकार फंस जाते हैं। अगर ये जमीन खुरदुरी ना हो, बिल्कुल सपाट हो, तो हम जैसे ही तलवे को रखेंगे भन्न से फिसल जाएगा और हम टप से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और चोट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? चोट लग जाएगी। आ रहा समझ में? शांत। ठीक है। खुरदुरी सतह पर, क्या बोला मैंने? खुरदुरी सतह पर, क्या बोला मैंने? किसी वस्तु पर लगने वाला गति विरोधी बल, गति का हल नहीं, गति का विरोध करने वाला बल। यह देखो, खुरदुरी सतह पर ना, यहां पर एक बल काम कर रहा है जो गति का विरोध कर रहा है, जो बोल रहा है कि पैर तू आगे मत जा, तू वहीं पर रुक जा। ठीक है, खुरदुरी सतह पर लगने वाला गति विरोधी बल। ठीक है, खुरदुरी सतह पर लगने वाला गति विरोधी बल, जो गति का विरोध करता है, जो बोलता है मत जा, मत कर गति, जहीं रुक जा। खुरदुरी सतह पर हल्ला नहीं, शांत रहो। खुरदुरी सतह पर लगने वाला गति विरोधी बल को हम क्या बोलते हैं? अब घर्षण से लाभ क्या क्या होते हैं? घर्षण के कारण हम जमीन पर खड़े हो पाते हैं। अरे घर्षण बल नहीं होगा तो भन्ने से फिसल जाओगे ना। टाइल्स के ऊपर तेल डालना और पैर जमाना, आ रहा है समझ में? फिर आएगा आनंद। ठीक है। दूसरा, घर्षण से आग उत्पन्न होती है। अगर अबे हल्ला मत करो ना बे, गमार लोग साले बेल लोग, क्यों क्या पगले लगा रहे हो तुम लोग इधर? फिर पगलाई उतार दो, अच्छा लगता है क्या? तुम्हारी पगलाई बढ़ती, फिर मैं 1 सेकंड में पूरी पगलाई उतार देता हूँ। फिर तुम लोग को दिल में चोट लग जाती कि अमन भैया ने हमको अपशब्द बोल दिए। ठीक है, अच्छे समझना, शांति से। अगर माचिस की जो अपन तीली को अपन पाड़ते, ऐसा करके पाड़ते हैं, अगर वो पूरी चिकनी हो जाए तो कभी आग भरेगी क्या? वो खुरदुरी रहती है, इसलिए वहाँ पर बारूद फंस जाता है और अपन ताकत लगाते तो भन्न से आग निकल जाती है। तो घर्षण का पहला लाभ, घर्षण के कारण आग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दूसरा, घर्षण के कारण रेलगाड़ी और अन्य वाहन दौड़ पाते हैं। अगर मुझे बताओ, जमीन पूरी चिकनी हो गई और घर्षण बल 0 हो गया तो टायर तो वहीं वहीं घूमेगा, तो जमीन चिकनी हो गई। लेकिन टायर में खीले टाइप का निकाल देते हैं बाहर का, है ना, ताकि जमीन पर अच्छे से फंस पाए, वो ठहर पाए और घर्षण बल काम करे और टायर आगे बढ़ सके। तीसरा, घर्षण के द्वारा ही ब्रेक लगाने पर वाहन क्या होते हैं? अगर घर्षण बल नहीं होगा, हमने ब्रेक लगा भी दी, वो तो फिसल के आगे बढ़ते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। भैया जमीन में घर्षण बल होता ना। अगला, घर्षण के कारण पृथ्वी पर हम आसानी से चल पाते हैं।
कल पेपर में प्रश्न आएगा, लिख दोगे? पक्का? सही में? अच्छा, ठीक है। अब घर्षण से हानियां क्या होती हैं? अब लिख के मत आना, लेकिन बता रहा हूं मैं। घर्षण के कारण साइकिल के टायर, लिख सकते हो, साइकिल के टायर घिस जाते हैं, घुर जाते हैं ना। घर्षण के कारण गाड़ी के गुटके घुर जाते हैं। घर्षण के कारण हमारी चप्पल घिस जाती है, और चप्पल घिसने से फिर क्या होते हैं? हाँ ना कि नहीं? और क्या लिखोगे? घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे खराब हो जाते हैं, हो जाते पुर्जे खराब घर्षण के कारण, ठीक है। और क्या होता है? घर्षण से मशीनों की दक्षता कम हो जाती है ना। घर्षण के कारण ही दुनिया चल रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब घर्षण कम करने के उपाय, क्या कम करने के उपाय? अब बताओ मुझे, तो पेपर में आएगा प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन अध्याय का, घर्षण कैसे कम करोगे भैया, कैसे कम करोगे? सबसे पहला काम, स्नेहक का उपयोग करके। स्नेहक किसको बोलेंगे? स्नेहक मतलब ग्रीस, तेल, ऑयल, तेल, उसी को अपन क्या बोलेंगे? स्नेहक। जब स्नेहक को हम लगा देते हैं तो चिकनाहट बढ़ जाती है, और चिकनाहट बढ़ने से क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है और मशीन लंबी सर्विस देती है, ठीक है। हाँ, अगला, पॉलिश करके। अगर एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के ऊपर गतिमान है, तो अगर हम पृष्ठों में पॉलिश कर दें तो उनकी भी चिकनाहट बढ़ जाती है और घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बाल वियरिंग का उपयोग करके। बाल वियरिंग एक प्रकार की वो होती है, वियरिंग करके वो घुमाते तो इसको स्थिर रहेगी, वो चक्री बस घूमेगी, बाल वियरिंग, ठीक है ना। बियरिंग बोलते हैं उसको, गाड़ी में लगती हो। समझदार लोग समझ गए होंगे और बेवकूफ़ लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है। बाल बियरिंग, ठीक है। भाई वो आता ना घुमाने वाला है, उसको उंगली में नचाते इस टाइप से घूमता रहता है वो, खिलाने वाला भी स्पिनर। हाँ, समझदार लोग समझ गए, नहीं कि नहीं? ठीक है, चलो, वो हल्ला नहीं। ओए बात मत कर, पहले बोल दे रहा हूँ। अध्याय 2 का नाम क्या है? अध्याय 2 का नाम क्या है? कौन सा अध्याय समझाऊं? कोई हल्ला मत करो। अध्याय 2 लिखो। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? यह अध्याय त्रैमासिक में आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं। मैं IMP क्वेश्चन बता रहा हूं उसके, ना। प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ वजन होता है, और जिसका आयतन होता है, आयतन मतलब जो स्थान घेरती है, उसको हम पदार्थ बोलेंगे। तुम भी एक पदार्थ हो, किताब भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी वजन है, और ये भी स्थान घेर रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ। फिर से,
क्या बोला मैंने? प्रत्येक वस्तु। क्या बोला मैंने? जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? पदार्थ। अगला प्रश्न लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 के पेपर में आ चुका है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। टाइम कितना हो रहा है अभी? कितने मिनट? लिखो क्वेश्चन, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखो। अच्छे समझना, अच्छे समझना, ठीक है? ठीक है, अच्छे समझना, ठीक है? शांत, शांत रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अच्छे नंबर लाओगे तुम, ठीक है? देखो, अच्छे समझो। मैंने एक मुट्ठी रेता लिया, ये हो गई एक मुट्ठी रेता, हो गई, और एक मुट्ठी शक्कर लिया, ये क्या है? रेता। और ये क्या है? दोनों को मिला दिया, ये बन गया मिश्रण। क्या बन गया? हमने दो पदार्थ को मिलाए किसी भी अनुपात में। तुम 4 मुट्ठी शक्कर डालोगे तब भी मिश्रण बनेगा, तुम 2 मुट्ठी ईंटा रेता डालोगे तब भी क्या बनेगा? जब दो पदार्थों को, सुनना अच्छे से, अब भी पूछूंगा मैं, जब दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? आया समझ में? क्या बन जाता है? मिश्रण। ठीक है, क्या बन जाता है? और यौगिक समझना, यौगिक किसको बोलेंगे? यौगिक प्रकृति में तत्व निश्चित है। प्रकृति में कुल मिलाकर के 118 तत्व पाए जाते हैं, 119 भी नहीं है, सिर्फ 118। ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, सोडियम, एक पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें पूरा रहता है, ठीक है ना? तत्व निश्चित है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, अच्छे से फिर से, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जैसे कि एक तत्व हो गया हाइड्रोजन, एक तत्व हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के निश्चित 2 ही तत्व रहेंगे, H2, 3 नहीं होंगे, 3 होंगे तो यौगिक फेल हो जाएगा। हाइड्रोजन के सिर्फ कितने तत्व रहेंगे? 2 तत्व, और ऑक्सीजन का एक ही तत्व, ठीक है ना? जब 2 या 2 से अधिक तत्व की निश्चित मात्रा संयोग करती है तब यौगिक बनता है, तब बनेगा जल का यौगिक। इसमें तत्व की मात्रा निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। मिश्रण क्या है? मिश्रण में किसी को कुछ भी मिला दो, 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी कुछ भी मिला दो तो वो क्या रहेगा? एक प्रकार से मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। जैसे कि एक तत्व हो गया आपका सोडियम, दूसरा हो गया क्लोरीन, ये बन गया NaCl, नमक का यौगिक। दूसरा पॉइंट, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण के संगठन को आप परिवर्तन कर सकते हो। 2 मुट्ठी रेत की जगह आप 3 मुट्ठी रेत मिला दीजिए तब भी मिश्रण रहेगा। लेकिन यौगिक के संगठन में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। जल के हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 ही परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही परमाणु रहेगा। अगर यहाँ पर 1 से 2 भी हो तो वो जल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अगला मिश्रण, देखो मैंने लिया पानी, मैंने क्या लिया? उसमें शक्कर मिला दिया तो किसका मिश्रण बन गया? जल और शक्कर का मिश्रण बन गया। उसको जब पियोगे मिश्रण को तो पानी का टेस्ट भी आएगा,
और शक्कर का टेस्ट भी आएगा। तीसरा पॉइंट, मिश्रण में यौगिक के गुण विद्यमान रहते हैं। लेकिन सोडियम क्या है, इतना खतरनाक है कि हाथ में रखोगे तो हाथ जल के राख हो जाएगा। क्लोरीन गैस इतनी खतरनाक होती है, इतनी सी भी सूंघ ली तुम मर जाओगे। लेकिन दोनों से मिलकर बना नमक, उसको अपन खा सकते हैं। तो मतलब यौगिक जो बनता है उसमें गुणधर्म विद्यमान नहीं होते। जो सोडियम क्लोराइड जो बना यौगिक नमक का, इस पर ना तो सोडियम के गुण रहेंगे और ना ही क्लोरीन के रहेंगे, इसकी अलग क्वालिटी रहेगी। ठीक है। अगला, मिश्रण को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम तोड़ सकते हैं क्या? मैं बोलूँगा नमक लो और नमक से क्लोरीन गैस निकाल के दिखाओ वाला, निकाल लोगे क्या? तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। समय खत्म हो गया। अगला प्रश्न लिखो। देखो अब मेरी बात सुनो, आप लोग को अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2 आ रहा है, फिर बायो के 2 अध्याय आ रहा है। अध्याय कौन कौन से? अध्याय 5 और 6 और अध्याय 8 और 9। मैं एक ही बात बोलूँगा, क्या करो, तुम लोग को पता है कि ऑलरेडी पेपर इस साल लीक हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। पिछले बार के बच्चे लोगों ने खूब मज़ा मारे, पेपर पूरे यूट्यूब पर डल गए, यहाँ डल गए, वहाँ डल गए, खूब मज़े मारे, बेसी पास हो गए। इस साल सब फर्जी पेपर बना के लीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कच्चू पेपर नहीं है, छाप ले रहा है, असली पेपर कर रहा है। ठीक है ना, यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन मैं करता हूँ, शुरू में बस करता हूँ, लेकिन काम की चीज़ बताता हूँ। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, क्या करो, लक्ष्य बना लो कि विज्ञान में 75 में 75 मिलना चाहिए। नोट्स तुम लोग के बने हैं, बने नोट्स, या फिर जिनके पास नोट्स नहीं है शिवलाल की गाइड ले लो, मोटी वाली सिंगल विषय वाली ले लिए। और जितने भी क्वेश्चन में सन डले हैं, सन वाले क्वेश्चन पूरे याद कर लो, A to Z पूरे याद कर लो। अब कोचिंग कब लगेगी? सिर्फ पेपर जिस दिन गैप रहेगा उस दिन बस रहेगी कोचिंग, है ना। मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा कि कब लगना है। व्हाट्सएप में जुड़े सब लोग, जाओ।